उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skillfantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं अंडर करंट जो है वो भाजपा के साथ है। युवा वर्ग में मैं देख रहा हूं धीरे धीरे एक बदलाव, एक गुस्सा नहीं लेकिन एक असंतुष्टता नजर आती है कि यार इतने वादे किए लेकिन हुआ कुछ नहीं। स्मृति ईरानी को आपने एक फुल टॉस दे दिया, वो कहे कि आप भाग गए। और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं अभिषेक, साधन जो है, अगर बीजेपी के पास 90 रुपए है तो दूसरों के पास 10 रुपए है। ये कोई इक्वल फाइट नहीं है साधन में। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप सब जानते हैं राजदीप सरदेसाई को। राजदीप सरदेसाई जैसा घुमंतु घुमक्कड़ पत्रकार आपको देश में शायद ही मिले और आज हमारे साथ यूपी तक के इस खास शो में हम शर्मा चाय पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस। थैंक यू वेरी मच कुमार अभिषेक, और आपको और यूपी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप तो 1 करोड़ पार कर गए हैं। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, आप तो 1 करोड़ पार कर गए। थैंक यू सर, आपका भी मेहनत है और आप हमेशा जुटते रहते हैं। सर, सवाल है आपसे, आप उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, आपने अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या देखा? क्या आपको लग रहा है कि लड़ाई आमने सामने की है? क्या आपको लग रहा है कहीं ट्रायंगुलर लड़ाई हो रही है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा मैं बहुत कम घूमा हूं। आपका राज्य बहुत बड़ा है। मैं कल अमेठी रायबरेली में था, उसके पहले शुरुआत में गया था पश्चिम उत्तर प्रदेश। लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं अंडर करंट जो है वो भाजपा के साथ है। और मुझे लगता है मोदी योगी जो डबल इंजन है उसका अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष मुकाबला नहीं कर पाई है। इसलिए मैं कहूंगा एडवांटेज जो मैं देखता हूं, साइलेंट वोटर जिसके हमें कहते हैं अंडर करंट, वो अभी भी बीजेपी के साथ है। लेकिन वो उत्साह जो मैंने 2019 में देखा वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ये पिछले 5 साल लोगों के लिए टफ गए हैं। इसी इलाकों में कोविड सी की महामारी हुई, इसी इलाके में बेरोजगारी, पेपर लीक्स, ये भी मुद्दे हैं। रोजगार मुद्दा है, लेकिन जैसे आपके एक साथी मुझे आज बता रहे थे, जो बीजेपी का नारा है राम राशन शासन, वो शायद इस चुनाव में चल जाए। लेकिन मुझे लगता है नोटिस पर है सरकार, केंद्र सरकार की। देखिए, केवल नारों से नहीं चलेगा, आपको रोजगार के लिए ठोस कोई उपाय देना पड़ेगा, खासकर कि युवा वर्ग में। युवा वर्ग में मैं देख रहा हूं धीरे धीरे एक बदलाव, एक गुस्सा नहीं लेकिन एक असंतुष्टता नजर आती है कि यार इतने वादे किए लेकिन हुआ कुछ नहीं। फटीग आपको दिखाई दे रहा है, थकावट? ये बड़ा अच्छा शब्द आपने यूज किया कुमार। मुझे लगता है ये केवल यूपी में नहीं, देश भर में देख रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और महाराष्ट्र की मैं आपको ज्यादा जानकारी दे सकता हूँ। वहाँ ग्रामीण इलाकों में पानी की बड़ी तंचाई है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है वहाँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से कई जो हमारे वहाँ के किसान हैं उनको बहुत मुश्किलात हुई है और केवल किसान सम्मान निधि से वो उनकी मुश्किलात कम नहीं होती। तो ये जो मसला है धीरे धीरे देश भर में मैं देख रहा हूँ थकावट है, नेताओं से थकावट है, वादों से थकावट है, क्योंकि लोग देखते हैं कि कई लोगों की जिंदगी बहुत बढ़ गई और कई लोग पीछे रह गए। अब राहुल गांधी ये लोगों के सामने ले रहे हैं कि समाज बढ़ गया, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या, उनके पास संगठन नहीं है। उनको लोग उतना अभी तक विश्वास नहीं करते कि वो सरकार लीड कर सकते हैं। मोदी जी पर अभी भी लोगों का विश्वास है कि जो भी हो, मोदी जी अगर आए तो एक स्थिर सरकार देंगे, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए लोग चाहते हैं कि मोदी जी, मुझे लगता है, तीसरी बार आ जाए। सर, आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं, कल आप अमेठी में भी थे, रायबरेली में भी थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आई है, अलाइनमेंट दोनों का एक तरीके का हुआ है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से कुछ गुल खिलाएगी और ये राहुल गांधी का अमेठी नहीं लड़ना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अमेठी का न लड़ना, मुझे लगता है कि अगर उनको अमेठी न लड़नी थी तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़नी थी, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है, फिर आपको स्मृति ईरानी को आपने एक फुल टॉस दे दिया, वो कहे कि आप भाग गए। कह भी रही है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां लड़ती तो आप वो नहीं कह पाते, क्योंकि फिर गांधी परिवार कहता देखिए ये दोनों सीटों पर हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं। देखिए, जब आप जंग में जाते हैं आपके जनरल्स को आगे होना पड़ता है। प्रियंका गांधी वाड्रा भाषण बहुत अच्छा दे रही है, भावनात्मक दे रही है, लोग सुन रहे हैं,
लेकिन चुनाव लड़ना चाहिए था, ये मेरी राय है, अगर आपको सीरियसली पॉलिटिक्स करनी है। और राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, मैंने हमेशा कहा है कि राहुल गांधी को 2009 में मनमोहन सरकार में मंत्री बनना चाहिए था, 2014 में विपक्ष का लोकसभा में नेता बनना चाहिए था, 2019 में अगर वो कुर्सी छोड़ना चाहते थे प्रेसिडेंट की तो वो पूरी तरह से हट जाते। बैकसीट ड्राइविंग नहीं हो सकती पॉलिटिक्स में। तो अगर इस बार भी अगर वो फ्रंट फुट पर लड़ना चाहते थे तो अमेठी से लड़ना था, अगर नहीं लड़ते तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़ना चाहिए। सर एक दो छोटे छोटे और सवाल हैं। अखिलेश यादव बहुत बड़े नारे के साथ पीडीए लेकर के चल रहे हैं। आप कई जगह गए होंगे उत्तर प्रदेश में। मुद्दों के तौर पर अखिलेश यादव के मुद्दे या फिर जो विपक्ष का मुद्दा है वो कितना हावी प्रभावी आपको दिखता है? देखिए, अखिलेश यादव ने ये बहुत कोशिश की है, पहली बार नहीं, 2022 के चुनाव में भी की कि हम नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट को अपनी तरफ लाएंगे, राजभर को लाएं, कई अन्य नेताओं को, छोटी छोटी जो कम्युनिटीज है उनको अपनी तरफ कैसे खींच पाए, लेकिन वो चला नहीं है। मुझे लगता है वहां प्रॉब्लम क्या है, जो संगठन है वो अभी भी आपका मुस्लिम यादव डोमिनेटेड है, तो उस इतने आसानी से आप लोगों को लुभा नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी खुद बैकवर्ड कास्ट आने की वजह से वो जो ओबीसी वर्ग है उन पर बीजेपी ने बहुत मशक्कत करके अपनी तरफ लाए हैं। वो इतनी आसानी से अखिलेश की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन अखिलेश को मैं ये मार्क्स दूंगा कि कम से कम उन्होंने राजनीतिक स्ट्रेटेजी करने की कोशिश की है। वो कितने सफल होते हैं शायद इस बार ना हो, इसी दिशा में जाए तो 2027 का चुनाव इम्पोर्टेंट है। कई इलाकों में मैं देखता हूं कि मेरे महाराष्ट्र में जैसे विधानसभा हो रहा है, कई नेता सोच रहे हैं यार विधानसभा पर हमारा फोकस है, लोकसभा में हो ना हो मुश्किल है इस बार जीतना, लेकिन जमीन तैयार होनी चाहिए ताकि हम विधानसभा चुनाव लड़ सकें। आपको यही अखिलेश के लिए दिखाई दे रहा है ये चुनाव कि ये 24 की नहीं उनकी 27 की तैयारी? मुझे लगता है ये केवल अखिलेश नहीं, कई नेता जैसे बिहार में तेजस्वी भी तैयारी कर रहे हैं, अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं, उसके लिए 2025 का चुनाव कैसे तैयार करूं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में इसी साल होने वाला है, हुड्डा हरियाणा में, किस तरह विधानसभा। तो लोकसभा में क्या है कि मोदी जी की एक ऐसी एक प्रतिमा बन गई है कि देयर इज ओनली मोदी, या मोदी के अलावा और कोई है नहीं। ये जो एक नैरेटिव बन गया है, इसकी वजह से विपक्ष जो है ना वो उतनी मशक्कत से लड़ नहीं पाता है। और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं अभिषेक, साधन जो है, अगर बीजेपी के पास 90 रुपए है तो दूसरों के पास 10 रुपए है। ये कोई इक्वल फाइट नहीं है साधन में। जहां भी जाओ, मैं गांव में जा रहा हूं, मोदी की गारंटी के पोस्टर लगते हैं, छोटे से गांव में जाओ, तमिलनाडु में भी लगते हैं जहां बीजेपी का कोई ये नहीं है। मैं एक दिन किसी ने ये सर्वे करना पड़ेगा कि साधन कितने लगते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। सर ये मैं इसमें छोटा सा ऐड कर दूं, मैं भी एक दिन जब चुनाव के दौरान था तो हार्डकोर सपा का इलाका था, लेकिन वहां पर बस्ते नहीं दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ पर सपा के बस्ते क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो बोले भाई इतने पैसे अभी हमारे पास नहीं है कि हम सब जगह बस्ते लगा सके, लेकिन हमारे वोट हैं। खैर सर, आखिरी सवाल आपसे, आपको जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मोदी योगी ये फैक्टर आपको दिख रहा है तो हावी कौन है? मोदी ज्यादा हावी दिखते हैं इस चुनाव में या फिर योगी का फैक्टर भी आपको दिखता है? ये तुम मुझे परेशानी में डालोगे। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ ये वाकई इस राज्य में डबल इंजन है और ये बीजेपी के लिए सबक है, क्योंकि बाकी राज्यों में अभिषेक उनके मुख्यमंत्री कमजोर निकले और जहां मुख्यमंत्री कमजोर निकला है, जैसे कर्नाटका में, जैसे हिमाचल में, वहां बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। तो मुझे लगता है बीजेपी के सामने ये चैलेंज है। ये डबल इंजन यहां चल रही है, देश भर में मैं नहीं, मुझे ये नजर नहीं आता। तो कितने आप योगी की तरह से उस तरह के मुख्यमंत्री बना पाएंगे जिनकी अलग पहचान एक बन गई है, टफ ऑन लॉ एंड ऑर्डर, जो योगी जी की एक पहचान बन गई, अन्य राज्यों में मुझे नजर नहीं आती। नुकसान इसका बीजेपी को हो सकता है? हो, बिल्कुल हो सकता है। जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, अन्य राज्यों में हो सकता है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आज तक से यूपी तक से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, और अगली बार जब मैं आऊंगा 1 करोड़ से 2 करोड़ बना दो। थैंक यू। तो हमारे साथ थे राजदीप सरदेसाई, और राजदीप सरदेसाई को आप जानते हैं, देश भर में शायद ही कोई हो जो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखे और राजदीप सरदेसाई को ना जाने। तो आज की मुलाकात इनके साथ खास रही और हमने उत्तर प्रदेश की सियासत पर इनके पर्सपेक्टिव से इन्होंने क्या देखा हमने
इसे समझा। बहुत शुक्रिया सर। और ये बन मस्का जो आपका है ना, ये जो शर्मा जी की चाय पे मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो बन मस्का चाय, और मैं आपको मस्का नहीं लगा रहा, ये वाकई मैं कह रहा हूँ। नहीं, थैंक यू। और ये आइकॉनिक शर्मा जी की चाय की दुकान है जहां पर अपने आप सियासत निकलती है, चर्चा खुद ब खुद हो जाती है। बहुत शुक्रिया सर। तो यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक, शर्मा चाय की दुकान, लखनऊ से। थैंक यू।